ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। प्रोग्राम रोशन राही के साथ मैं हूं प्रोग्राम की मेज़बान मीना परवेज़ और आपको यौम दिफ़ा पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, आज वो यादगार दिन है जब हम मना रहे हैं कि पाकिस्तान के दिफ़ा के लिए हमारी ज़मीनी फ़ौज ने, हमारी अस्करी फ़ौज ने और यौम फ़िज़ाइया भी साथ ही है, तो हवाओं पर जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया। खुदावंद का शुक्र कि उसने हद बांध दी है और उस हद की, सरहद की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें इस अर्ज़ पाक में रखा जिसकी पैदावार खूब है, जिसकी हवाएं, फ़िज़ाएं सब आज़ाद हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें हमारे साथ हैं रीबा नईम जो उस्ताद हैं और बीकन हाउस में पढ़ा रही हैं, और हमारे साथ हैं ताहिर नौशाद जिनका ताल्लुक़ लाहौर ग्रामर स्कूल से है। तारीख़ पर, अदब पर खूब गहरा मुताला करके अच्छी गहरी नज़र रखते हैं और बहुत सी चीज़ें अज़बर भी कर ली हैं कि जो पाकिस्तान के मशाहीर हैं, जो हीरोज़ हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो बयान कर सकें। तो हम आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रीबा, यौम दिफ़ा पाकिस्तान, आपके ख़्याल से इसकी क्या अहमियत है? देखिए, जिस तरह हम एक घर में रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो मतलब सिक्योर होना चाहिए और उसमें हम हर तरह से मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं, और वो कुछ लोगों की वजह से होता है। जैसे हमारे घर में हमारे मतलब वालिद हैं या भाई जो मतलब घर में जिनको हम स्ट्रॉन्ग समझते हैं, तो हम उनकी वहाँ पर मौजूदगी को समझते हैं कि ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए हैं, तो हम बहुत वहाँ पे सिक्योर फ़ील करते हैं। वतन अज़ीज़ को हम अपना घर समझते हैं और यकीनन इस घर की सरहदें हैं और उस चार दीवारी की हिफाजत जो है वो चंद हमारे नौजवानों ने अपने कंधों पर उठा रखी है और वो ज़िम्मेदारी को बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, और उनकी वजह से हम यहाँ पर ख़ुद को आज़ाद और ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं, और इसलिए हम उनको सराहते हैं कि मैं ये कहती हूँ कि जैसे कोई भी नौजवान है जब वो तालीम हासिल करता है तो उसके जहन में एक ये ख़्याल होता है कि मैं फ़लाँ फ़ील्ड में जाऊँगा, ये प्रोफेशन जो है मैं उसको इख्तियार करूँगा, और ये इसलिए होता है हम अच्छी जॉब में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि हमारे पास सारी सहूलियात हों और हम जो है वो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें। लेकिन हमारे देखिए जो सोल्जर्स हैं, जो हमारी आर्मी है, वो उनकी अंदर वो ये जॉब जो ये लाइन वो चूज़ करते हैं, उनके अंदर एक अपने क्या कहना चाहिए एक जज्बा हुब्बुल वतनी है, और वो हमारी खातिर देखिए सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी फैमिलीज़ से दूर रहते हैं, बल्कि वो अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करते हैं। और ना सिर्फ मैं कहूँगी कि हमें उन नौजवानों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, बल्कि देखिए कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हमें ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि बहसीत अगर जैसे मैं वाइफ़ हूँ और अपने हस्बैंड के लिए जिस तरह से अगर वो घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, ये बच्चों की बाप को लेकर क्या फ़ीलिंग्स हैं, तो वो नौजवान भी ऐसे ही अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, और किस तरह से वो हमारी हिफाजत की और मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदारी को अपनी जान हथेली पर रख कर निभाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है रीबा, ऐसा ही है कि निगहबान जागता है, चौकीदारी करता है, निगहबानी करता है, और तभी हिफाजत होती है। और हम शुक्र करते हैं खुदा उनका कि वो ख़ुद हमारा निगहबान है, हमारी हिफाजत करता है। जैसा मैंने पहले बताया कि ताहिर नौशाद हमारे साथ हैं और तारीख़ का बहुत गहरा मुताला रखते हैं। ख़ास तौर पर नौशाद, हमने देखा है कि आपका फ़िज़ाइया पर बहुत इंटरेस्ट है और आपने गहरे तौर से इसकी तालीम हासिल की है, क्योंकि मसीहों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया 1965 की जंग में। जी, जहाँ तक पाकिस्तान की तामीर और फिर पाकिस्तान के दिफ़ा में क्रिश्चियंस के कंट्रीब्यूशन की बात है, वो बहुत ही नुमायाँ है। और अगर हम अस्करी एतबार से देखें, पाक बहरिया, बर्री फ़ौज और फिर पाक फ़िज़ाइया,
तो अगरचे तीनों विंग्स में हमें बहुत नुमायाँ किरदार नज़र आता है, लेकिन फ़िज़ाइया में पाकिस्तानी मसीहियों का और ओवरऑल मसीहियों का, जिनमें हमारे कुछ फॉरेनर मसीही भी हैं, बहुत ज़्यादा किरदार है। मैं चंद एक मिसालें आपको देना चाहता हूँ ओवरऑल, फिर मैं फ़िज़ाइया की तरफ आता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले नेवल चीफ़ वो एक मसीही थे। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ़ एक मसीही थे। पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ़ मसीही थे। पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ मसीही थे। पाकिस्तान के दूसरे चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ मसीही थे। पाकिस्तान के तीसरे चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ भी मसीही थे। और फिर उसके बाद भी 2 बार ऐसा हुआ है कि मकामी मसीही पाकिस्तान के डिप्टी चीफ़ रहे हैं एयरफोर्स के, वाइस चीफ़ ऑफ स्टाफ। और ऐसे ऐसे कारनामे हैं। ये एक कह लीजिए कि एक ऐसी बात भी है जिस पे हमें कुछ थोड़ी सी ऐसी फीलिंग भी होती है कि ना जाने क्यों पाकिस्तानी मसीहियों का कैरेक्टर या ये उनका जो रोल है, कारनामे हैं, वो कहीं पे निसाबी कुतब का हिस्सा नहीं बनते। और ये हकीकत जो मैंने बात की कि इतने आर्मी चीफ्स क्रिश्चियन गुजरे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ हैं। अगर आप PMA काकूल की बात करें एबटाबाद में, तो काकूल एकेडमी जो है इट वाज फाउंडेड बाय अ क्रिश्चियन, सर फ्रांसिस उनका नाम था, फ्रांसिस इंगल। और काकूल एकेडमी एबटाबाद का भी जो मेन हॉल है वो इंगल हॉल कहलाता है, उन्हीं के नाम पे। फ़िज़ाइया को बनाने में और फिर फ़िज़ाइया को पाक भारत जो जंगें हुई, इनमें जो मार्के हुए, 1965 का मार्का है, 71 का मार्का है, बड़े बड़े कमाल की बातें हैं, नाकाबिले यकीन बातें हैं। मैं 2-3 का जिक्र करूँगा। एरिक गॉर्डन हॉल, ये डिप्टी चीफ के ओहदे तक पहुँचे एयरफोर्स में, और 1965 की जंग में पाकिस्तान के पास जो फाइटर प्लेन थे वो बहुत कम थे, जबकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा फाइटर प्लेन थे। एरिक गॉर्डन हॉल ने एक बहुत इनोवेटिव किस्म का, मुनफरिद किस्म का आइडिया उनके जहन में आया, जो उन्होंने फ्लोट किया और उस वक्त हाई कमान को बताया। आइडिया ये था कि चूँकि हमारे पास फाइटर प्लेन्स कम हैं और जबकि हमारे मद्दे मुकाबिल के पास ज़्यादा प्लेन्स हैं, तो मुकाबला करना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। C-130 तैयारे ये पाकिस्तान के पास काफ़ी थे, और C-130 तैयारा बेसिकली या तो उसके ज़रिए सामान लाया ले जाया जाता है और या पैसेंजर्स, हाई ऑफिशल्स। और एरिक गॉर्डन ने कहा कि इसका जो सिस्टम है C-130 का, इस सिस्टम को चेंज किया जाए और इसके अंदर के सिस्टम को एक फाइटर प्लेन में तब्दील किया जाए। और उन्होंने ऐसा किया इजाज़त मिलने पे। अब तैयारा बाहर से C-130 नज़र आता था, एक कार्गो तैयारा नज़र आता था, पैसेंजर प्लेन नज़र आता था, लेकिन अंदर से वो फाइटर प्लेन बन चुका था। और फिर उन्होंने कहा कि चूंकि ये मिशन बज़ाहिर नाकाबिले अमल है और इसमें जान भी जा सकती है, तो पहला जो मिशन है वो मैं करूँगा। और पहला मिशन उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल मिशन किया। और उसके बाद उनका भी हौसला बढ़ा, हाई कमान का भी हौसला बढ़ा और उनके जूनियर अफसरों का भी हौसला बढ़ा। वो चूंकि एक कमांडर थे, तो चूंकि जूनियर अफसरों ने जब देखा कि कमांडर जा सकता है, तो फिर जूनियर अफसर भी गए और इसके बाद 13 मिशंस किए गए और 13 जहाज़ों के अंदर का सिस्टम तब्दील किया गया। C-130 को फाइटर प्लेन में चेंज किया गया और बहुत कामयाब हमले किए गए, ख़ासतौर पे BRB नहर के परली तरफ, लाहौर से परली तरफ, वागा से परली तरफ कामयाब मिशंस किए गए। और इंडिया का मीडिया इस बात पे हैरान था कि पाकिस्तान के पास इस कदर फाइटर प्लेन्स कहाँ से आ गए, जबकि रिकॉर्ड में इनके पास इतने प्लेन्स नहीं हैं। क़यादत अच्छी हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, और शुक्र है कि बहुत से दुआ करने वाले हाथ उठे थे कि अर्ज़ पाक इस दौर सलामत है। रिबा, आप एक उस्ताद भी हैं और बच्चों को तारीख़ पढ़ाती हैं, तो कैसा लगता है कि जब आप पाकिस्तान की कामयाबियों के बारे में उन्हें बता रही होती हैं?
जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो इसमें वाक़ई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी लेते हैं ये जानने में कि किस तरह से हिस्ट्री में जो हमारे बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं या जिन्होंने हमारे लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और किस तौर पे उन्होंने एक आज़ाद वतन जो है वो हमारे लिए हासिल किया। तो जब उनके साथ ये सारे वाक़यात शेयर किए जाते हैं तो यकीनन वो इसको बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं और वाक़ई उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज़्बा है जो वो उभर आता है। बाज़ औक़ात जब दूसरे लेसन्स होते हैं जैसे म्यूज़िक लेसन है तो मैं अक्सर अपनी क्लास के साथ बैठी होती हूँ, तो जो म्यूज़िक टीचर हैं जब वो मिली नगमा गा रहे होते हैं या तराना गा रहे होते हैं, जब मैं उनको बता रही थी तो जब म्यूज़िक लेसन था और सर उनको तराना सिखा रहे थे तो वो एकदम खड़े हो गए। मैंने नहीं उनको कहा या म्यूज़िक टीचर ने नहीं कहा कि हम एक मिली नगमा गा रहे हैं तो आपको इस तरह से करना है, लेकिन वो जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी कि इस तरह से हमारे लिए ये आज़ाद वतन जो है वो लिया गया और हम आज इस किस तरह से एक आज़ाद पाकिस्तानी की तरह यहाँ पर ज़िंदगी गुजारें, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है और इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो वो यानी छोटे छोटे से बच्चे थे और इस तरह वो यानी जज्बा हुब्बुल वतनी से भरे हुए थे कि जो म्यूज़िक टीचर हैं जब वो मिली नगमा गा रहे थे तो वो एकदम खड़े हो गए और सल्यूट कर रहे थे और जितनी देर सर वो मतलब गाते रहे वो खड़े रहे। और हमने मतलब इस चीज़ को नोट किया कि बच्चों ने इस यानी किस तरह से इस चीज़ को मतलब ओन किया है और किस तरह से उसको फ़ील किया है कि हाँ हमारे इस वतन के पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ हैं और बहुत सी तगोदो की गई है और आज हमें भी उसी जज्बे का और उसी मोहब्बत का इजहार जो है वो करना चाहिए। बिल्कुल, ये ताज़ीम है और अमानत के तौर पर ये वतन नई नस्ल के सुपुर्द हुआ है। अमानत, दयानत, शुजात, ये सभी कुछ बच्चे सीख रहे हैं आपसे। आपने अपनी सारी मोहब्बत उन्हें देनी है। बात कर रहे थे हम ताहिर से और ताहिर नौशाद, आपने बड़ा खूबसूरत नक्शा पेश किया कि कहाँ से एक जहाज़ उड़ा और कहाँ गया और क्या क्या हुआ। कुछ और इस बारे में बताइए क्योंकि हमारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अगर हम ये जो मार्के हुए 65 का मार्का और 71 का मार्का, यूँ तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन जैसे मैंने एरिक जी हॉल का ज़िक्र किया तो इसी तरह के नाकाबिले यकीन वाक़यात और भी हैं। मैं दो का ज़िक्र करूँगा। सिसिल चौधरी से सब वाकिफ़ हैं, मैं सिसिल चौधरी का ज़िक्र बाद में करूँगा, लेकिन मिडल कोर्ट का ज़िक्र मैं पहले करूँगा। मार्विन लेस्ली मिडल कोर्ट ये एक मकामी में से ही थे और विंग कमांडर थे पाकिस्तान एयरफोर्स में और इन्होंने 65 की वार में, 71 की वार में बेशुमार कारनामे अंजाम दिए और पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख़ में 73 ईयर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख़ में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें सितारा जुर्रत 2 बार अता किया गया। उनकी बहादुरी के एतराफ़ में 2 बार सितारा जुर्रत दिया गया, एक MM आलम और एक विंग कमांडर मिडल कोर्ट। और विंग कमांडर मिडल कोर्ट के कारनामे इस कदर ज़्यादा और बहादुरी इस कदर ज़्यादा है कि MM आलम कहा करते थे, एक बार जब उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में किसको निशान हैदर मिलना चाहिए, तो MM आलम ने विदाउट एनी थिंकिंग या सोचे बगैर कहा था मिडल कोर्ट। और मिडल कोर्ट को हुकूमत पाकिस्तान ने 2 बार सितारा जुर्रत दिया। मिडल कोर्ट की खिदमात के इतराफ़ में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक पार्क बनाया और उसका नाम मिडल कोर्ट पार्क है और उसके मेन गेट पे सारी जो कारनामे हैं मिडल कोर्ट के वो लिखे हुए हैं और उनकी बेटी ने उसकी ओपनिंग की। ये 3-4 साल पहले की बात है। जो एक बड़ा पार्क है इस्लामाबाद में। और फिर मिडल कोर्ट के हवाले से मैं ये बात करूँगा, 1965 की जंग में कराची पे जब हमला हुआ तो जिन 3 फाइटर प्लेन्स को भेजा गया उनमें से एक फाइटर प्लेन जो था वो मिडल कोर्ट का था और इससे पहले कि कोई और उन तैयारों को मार गिराता, मिडल कोर्ट ने 2 तैयारे मार गिराए और इंडिया को किसी किस्म के भी हमले से सेफ किया। और दिस वाज द टाइम के मिडल कोर्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स में मुहाफ़िज़ कराची या डिफेंडर ऑफ कराची के नाम से जाना जाने लगा। बहुत गहरे तौर से हम सीख रहे हैं कि तारीख़ क्या है और बड़े बड़े कारनामे क्या थे। सरहद पर और ज़्यादा मुहाफ़िज़त की ज़रूरत होती है और शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारा मुहाफ़िज़ है। प्रोग्राम रोशन राहें हैं, वक्त आ गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का।
जल्दी से वापस आते हैं, हमारा साथ दीजिएगा। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम है रोशन राहें और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है क्योंकि हम नज़र डाल रहे हैं तारीख़ पर, और तारीख़ पर नज़र डाली है तो जोग्राफिया नक्शा ये है जो आज हम देखते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ताहिर नौशाद, आप बात कर रहे थे मिडिल कोर्ट की। जी, मैं बात कर रहा था मिडिल कोर्ट के हवाले से कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स का वाहिद शहीद है जिसे 2 बार सितारा जुर्रत अता किया गया उनकी बहादुरी की वजह से। मिडिल कोर्ट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब 71 की वार शुरू हुई तो मिडिल कोर्ट पाकिस्तान में नहीं थे, वो उर्दन में थे, और उर्दन में भी वो फ़ौजी खिदमात के सिलसिले में ही गए थे। जब वार शुरू हुई तो मिडिल कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और वॉलंटरीली कहा कि मैं वापस पाकिस्तान आना चाहता हूँ और वार में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया और मिडिल कोर्ट वापस आए और जंग में हिस्सा लिया। और इंडिया का जो जामनगर एयर बेस है, वो मजबूत तरीन एयर बेस है और इस एयर बेस को तबाह करने के लिए एक मिशन भेजना था। सो मिडिल कोर्ट ने वॉलंटरीली अपने आप को पेश किया, आई विल गो देयर, क्योंकि जामनगर का जो मिशन था उससे जिंदा वापस आने की उम्मीद हरगिज नहीं थी। इससे पहले 65 की वार में भी जब जामनगर एयर बेस को तबाह किया गया तो उस वक्त भी वॉलंटरीली एक क्रिश्चियन ने अपने आप को पेश किया था, क्रिश्चियन फाइटर पायलट ने, और वो उस मार्के में शहीद भी हुए थे। अब एक बार फिर एक और मसीही को भेजा गया मिडिल कोर्ट को, और मिडिल कोर्ट ने ये अपने साथियों के साथ मिलकर इस एयर बेस को तबाह कर दिया। लेकिन जब वो इस एयर बेस को तबाह करके वापस आ रहे थे तो 3 तैयारों ने उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया और समंदर के ऊपर उन्होंने घेर लिया और उन पे मिसाइल फायर किया मिडिल कोर्ट के तैयारे पे। मिडिल कोर्ट एक बहुत माहिर फ़िज़ाई करतब करने वाले भी थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो करतब करने वाले फाइटर प्लेन्स थे या पायलट्स थे, उनमें मिडिल कोर्ट का नाम बहुत बड़ा है और यहाँ तक कि दूसरे कंट्रीज़ में भी जब ये मिशंस जाते थे फ़िज़ाई करतब के लिए तो मिडिल कोर्ट भी उसका हिस्सा होते थे। और जब जहाज़ की तरफ से पीछे से इन पे मिसाइल फायर किया गया, पहला मिसाइल फायर हुआ, चूंकि ये करतब करना जानते थे इन्होंने अपने जहाज़ को बचा लिया। दूसरा मिसाइल फायर हुआ, उससे भी ये बच गए, लेकिन तीसरा जो मिसाइल था वो जहाज़ को हिट हुआ, जहाज़ क्रैश हुआ और मिडिल कोर्ट इजेक्ट कर गए। इजेक्ट करने का मतलब होता है कि जब पता हो कि जहाज़ तबाह हो रहा है तो पैराशूट के ज़रिए नीचे कूद जाना, लेकिन नीचे समंदर था और मिडिल कोर्ट जो थे वो उस समंदर में गिर गए और वहाँ पे शार्क मछलियों की कसरत थी। मिडिल कोर्ट की डेड बॉडी को तलाश करने की कोशिश की गई, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के रेस्क्यू तैयारे आए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने उन्हें मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर किया। लेटर ऑन उन्हें शहीद डिक्लेयर किया गया। जब उन्हें शहीद डिक्लेयर किया गया तो उर्दन के बादशाह की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ और उर्दन के बादशाह ने एक लेटर लिखा और उसके साथ एक उर्दन का एक कौमी परचम भेजा और उन्होंने लिखा कि जब मिडिल कोर्ट की डेड बॉडी मिल जाएगी तब उसे लपेटा तो पाकिस्तानी कौमी परचम में जाएगा, लेकिन चूंकि मिडिल कोर्ट की खिदमात उर्दन के लिए बहुत ज़्यादा हैं तो उनके सर के नीचे उर्दन का कौमी परचम रख दिया जाए। ये हमले, ये दिफा सब कुछ इसलिए है कि हमारी मोहब्बतें अपने वतन के लिए।
रिबा, मोहब्बत परवान चढ़ती है जब कौमी तराना गाया जाता है, जब हम कुछ तारीख पर नज़र डाल रहे होते, तो आज के नौजवान के लिए कितना ज़रूरी है कि वो हरदम देखता रहे कि क्या क्या कुर्बानियाँ हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से वो बहुत ही एक मशहूर मिली नगमा था कि लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो यकीनन हम कहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे नौजवान जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं और उन्होंने ही हमारे इस वतन की भाग दौड़ को संभालना है। तो जब तक उन्हें पता नहीं होगा कि इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं और कितनी तगोदो की गई है, किस तरह से इस वतन को हासिल किया गया, तो फिर उनको इस मुल्क की वर्थ का नहीं पता होगा। और जब उनको इस मुल्क की कदर व कीमत का या आज़ादी का नहीं पता होगा, तो फिर उस तरह से ना तो वो अपने वतन के लिए अपने अंदर हुब्बुल वतनी रखेंगे, ना उनके अंदर वो जज्बा होगा और ना ही उनके दिल में ये होगा कि ये जिस तरह से हमें सौंपा गया है हमने उसको संभाल के रखना है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में कि अपने बच्चों को, नौजवानों को सारी तारीख़ के बारे में बताना, उनको सिखाना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो हमेशा उन सारे वाक़यात को, हालात को याद रखें जिनसे गुज़रे हैं हमारे लीडर्स और उन्होंने ये आज़ाद और ख़ूबसूरत वतन हमें दिया है और किस तरह से हम अपनी आज़ादी से यहाँ पर एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं, हम आज़ाद हैं, हम कोई प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं हम हर तरह से आज़ादी से करते हैं, अपने ख़्यालात का इज़हार हम अपने ख़्यालात का इज़हार कर सकते हैं। तो हमें इसकी उसी वक्त कदर आएगी जब हमें अपनी तारीख़ का पता होगा। बिल्कुल, और हमें आज़ादी है कि हम आज़ादी से खुदावंद को कदूस उसे मुबारक कह सकें, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ताहिर, हम देख रहे हैं कि जंग हुई या कोई और हालात हुए, ये किसी कुर्सी और मेज़ पर बैठकर सेटल नहीं होने वाले थे, इसके लिए मैदान अमल में आना ज़रूरी था। तो कुछ और हीरोज़ का जिक्र करेंगे आप? जी बिल्कुल किया जा सकता है। एवरीबॉडी नोज अबाउट सिसिल चौधरी, लेकिन इससे पहले कि मैं सिसिल चौधरी के बारे में बात करूं, मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे एक और हीरो थे, पाक फ़िज़ाइया से ताल्लुक़ था डी जोसेफ़, और डी जोसेफ़ जो हैं उन्हें पाकिस्तान की मिज़ाइल एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है। और इस क्रिश्चियन हीरो ने पाकिस्तान की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी और अब भी हुकूमत पाकिस्तान ने डी जोसेफ़ की खिदमात के इतराफ़ में स्पार्को का जो लाहौर का ऑफ़िस है, मेन ऑफ़िस स्पार्को जो है ये पाकिस्तान की खिलाई तहकीक का इदारा है, खिलाई तहकीकाती इदारा है, और लाहौर का जो इसका स्पार्को का ऑफ़िस है वो ये डी जोसेफ़ के नाम पे है। सो किसी इदारे को किसी शख्सियत से मंसूब कर देना ये उसकी खिदमात का इतराफ़ होता है, और हुकूमत पाकिस्तान ने डी जोसेफ़ की खिदमात के इतराफ़ में ये इदारा उनके नाम से मंसूब किया। मैं आता हूँ फिर 65 की वार की तरफ, 71 की वार की तरफ, जब पाकिस्तान का दिफा किया गया बाटापुर में, फिर शकरगढ़ सेक्टर में, फिर गंडा सिंह सेक्टर में और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में। तो एक वाक़या जो आपको तारीख़ की हर किताब में मिलेगा, जहाँ पे भी एयरफोर्स का ज़िक्र आएगा, जहाँ पे भी 65 की वार का ज़िक्र आएगा, तो इस वाक़े का ज़िक्र अक्सर आता है। और ये हीरो हैं सिसिल चौधरी। सिसिल चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस जंग में 65 में जो कारनामा अंजाम दिया, ये उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के कहीं ज़्यादा उनकी एक ज़ाती कंट्रीब्यूशन था, वतन से मोहब्बत का कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उन्होंने वो किया इसमें जो शायद ही एयरफोर्स की तारीख़ में, दुनिया की एयरफोर्स की तारीख़ में शायद ही कहीं हुआ हो। 3 मिशंस भेजे जाना थे, 3 मुख्तलिफ़ शहरों में, 3 मुख्तलिफ़ अड्डों पे उनको तबाह करने के लिए, और उनमें से एक मिशन पेशावर एयरबेस से उड़ना था, एक किसी और एयरबेस से, और एक सरगोदा एयरबेस से उड़ना था। और जो सरगोदा एयरबेस से मिशन उड़ना था उसके लिए 7 तैयारे चाहिए थे, फाइटर प्लेन्स। बाकी जो दोनों शहरों से मिशंस उड़ने थे, शाम 5 बजे उन्हें उड़ना था, और तीनों को एक ही वक्त में उड़ना था और एक ही वक्त में उन्हें अटैक करना था, ताकि मद्दे मुकाबिल को संभलने का मौका ही ना मिले, अचानक हमला हो। दूसरे दोनों मिशन अपने अपने वक्त पे उड़ गए और अपने अपने टारगेट उन्होंने हिट किए, लेकिन सरगोदा एयरबेस वाला जो मिशन था ये लेट हो गया।
क्योंकि यहाँ पे 7 जहाज़ दरकार थे, जबकि दस्तयाब जहाज़ जो थे वो सिर्फ 3 थे। ज़्यादा जहाज़ जो थे वो वागा सेक्टर में, बाटापुर एरिया में, यहाँ पे सरहद पे मसरूफ़ थे। वैसे भी जहाज़ थे ही कम। सो हाई कमान की तरफ से ऑर्डर आया कि ये जो 7 जहाज़ों वाला मिशन है ये 3 जहाज़ों से ही कंप्लीट किया जाए। और इस मिशन के लिए 3 लोगों को भेजा गया। सरफराज रफ़ीकी ये चीफ थे इस मिशन के, दूसरे नंबर पे सीसल चौधरी, तीसरे नंबर पे यूनुस हसन। जब इनको भेजा गया तो ये लेट थे, और ये काफ़ी लेट थे। इससे पहले जो दूसरे अड्डों पे हमला हो चुका था और मद्दे मुकाबिल जो था वो चौकन्ना हो चुका था कि जब 2 पे हमला हुआ है तो कहीं और भी हो सकता है। जब ये गए तो इन्हें 8 तैयारों ने घेर लिया। अब ये 3 थे और इन्हें 8 तैयारों ने घेर लिया, और इस दौरान एक तैयारा मार गिराया गया, फिर एक और तैयारा मार गिराया गया। लेकिन जब सरफराज रफ़ीकी ने दूसरा तैयारा गिराने के लिए बटन दबाया, फायर करने के लिए, तो बटन नहीं दबा, फायर नहीं हुआ। बार बार बटन दबाने पे पता चला कि मेरे तैयारे की गन्स जाम हो चुकी हैं। सरफराज रफ़ीकी चाहते तो इस वक्त वापस आ सकते थे, लेकिन वो वापस नहीं आए, और उन्होंने फौरी तौर पे सीसल चौधरी को वायरलेस किया। चौधरी, यू कम फॉरवर्ड, मेरे जहाज की गनें जाम हो चुकी हैं, मिशन की क़यादत तुम संभालो, मैं तुम्हें पीछे से कवर करता हूं। अब सीसल चौधरी को फिजा में मिशन की कमांड सौंपी गई, कमांड चेंज हो गई। अब रफ़ीकी का तैयारा उड़ सकता था लेकिन फायर नहीं कर सकता था, लड़ नहीं सकता था। तो वो पीछे आए, यूनुस हसन पीछे आए और सीसल चौधरी आगे चले गए। इन दोनों ने सीसल चौधरी को कवर किया। सीसल चौधरी ने इस दौरान 2 तैयारे मार गिराए, एक यूनुस हसन ने मार गिराया, और इसी दौरान सरफराज रफ़ीकी का तैयारा हिट हुआ, सरफराज रफ़ीकी शहीद हो गए। यूनुस हसन का तैयारा हिट हुआ, वो भी शहीद हो गए। अब 3 तैयारों ने अपना सीसल चौधरी को घेर रखा था, और दोनों तैयारे जो साथी थे वो शहीद हो चुके थे, तबाह हो चुके थे। और इस दौरान सीसल चौधरी ने एक और तैयारा तबाह किया, लेकिन जैसे ही इंस्ट्रूमेंट पैनल पे देखा, जहाज में फ्यूल खत्म होने के करीब था। बहुत ही मुश्किल हालात थे, और सिपाही है तो उसे हरदम तैयार रहना है, उसके हथियार ऐसे हो कि वार करे तो कामयाब हो। सीसल चौधरी ने जब इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ देखा तो फ्यूल तकरीबन खत्म होने के करीब था, और सीसल चौधरी पाकिस्तान से 60 मील दूर थे, यानी उस मुल्क में 60 मील अंदर थे जहां पे उन्होंने उस अड्डे को तबाह करना था। फिर उन्होंने अड्डा भी तबाह किया, रेडार सिस्टम भी तबाह किया। अब जब वो ख़त्म हो चुका है फ्यूल, और 3 जहाज़ों ने आपको घेर रखा है, तो ये बहुत मुश्किल बात है कि आप 60 मील दूर अपने मुल्क में वापस जा सकें, जहां जंग जारी नहीं रखी जा सकती, वापस नहीं जाया जा सकता क्योंकि फ्यूल नहीं है। और इस वक्त उन्होंने वो किया जो शायद एयरफोर्स की तारीख में कभी नहीं हुआ। जिस कदर फ्यूल जहाज में मौजूद था, उन्होंने वो जहाज को बड़ी तेजी के साथ राइट एंगल पे ले गए। राइट एंगल मींस कि उन्होंने जहाज को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर दिया, और स्ट्रेट करके जिस कदर फ्यूल था, अमूदी या उफ़क़ी अमूदन वो जिस कदर बुलंदी पे जहाज जा सकता था उस फ्यूल के साथ वो ले गए। और जब वो इंतहाई बुलंदी पे पहुंच गए जहां तक उस फ्यूल के साथ जा सकते थे, उन्होंने इंजन को बंद कर दिया। अब इंजन को बंद करके विदाउट फ्यूल वो 60 मील ग्लाइडिंग करते हुए हिफाजत के साथ सरगोदा एयरबेस पे लैंड कर गए। आमीन, यही कहेंगे। और देख लीजिए कि फ़िज़ाओं की भी हिफाजत करनी है, और उस हिफाजत में गोला बारूद, गन्स इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर हर जगह पर हिफाजत के महाज़ों पर खड़े होना है, यही एक सिपाही की पहचान है। और आज हम ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं उन सब को जिन्होंने निशान हैदर, निशान जुर्रत, सितारा जुर्रत हासिल किए, और ऐसी ऐसी मिसालें कायम की कि आज भी दुनिया उन्हें सलाम करती है। प्रोग्राम के उस सीने का वक्त आ गया जहां हमें दोनों साथियों से एक एक पैगाम लेना है। तो रीमा, आप क्या कहेंगी यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर?
जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे ख़तरात होते हैं हमारे वतन अज़ीज़ को जो बाहर की तरफ से जिनका हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो अंदर से भी हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो बस इसको हमें और हमारे नौजवानों को, बल्कि हर एक पाकिस्तानी को अपने जहन में रखना है कि हमें अपने अंदर के इख्तलाफात को ख़त्म करना है और हमें एक होना है। और जब हम एक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर चाहे कोई भी मुश्किल या परेशानी हमारे वतन अजीज़ पर आ जाती है तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं पैगाम दूंगी आज यूनिटी का कि हम सबको एक होना है बहैसियत पाकिस्तानी, और एक होकर हमें अपने वतन अजीज़ का दिफा करना है। बहुत खूबसूरत बात की, ईमान और इत्तेहाद। ताहिर नौशाद, आप क्या कहेंगे देखने वालों को? मैं बस ये कहूँगा कि बस किताबों से दोस्ती कर लो और किताबें पढ़िए, अपने मशाहीर के बारे में जानिए। ये किताब मैं आपके सामने आपको दिखाना चाहूँगा, शान सब्ज़ व सफ़ेद। इस किताब में उन मशाहीर का तज़किरा है जिन्होंने पाकिस्तानी अफ़वाज में होते हुए, मसीही मशाहीर का तज़किरा है जिन्होंने पाकिस्तान बहरिया में, जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में और बर्री फ़ौज में 1948 की जंग में, 1965 की जंग में, 1971 की जंग में और 1999 की जंग में, और फिर जंग के अलावा हालत अमन में भी अपनी सलाहियतों से इस मुल्क के दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाया। किताबों से दोस्ती कीजिए और अपने मशाहीर के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे इस तरह की किताबों का मुताला कीजिए। मेरा यही पैगाम। थैंक यू। खूब मुताला कीजिए, खूब पढ़िए और अपनी सारी मोहब्बतें, सारे हुनर वतन अज़ीज़ को, इस कुराए अर्ज़ को दे दीजिए कि अमन हो, सलामती हो और उसकी बादशाही आए। प्रोग्राम रोशन राही से मीना परवेज़ को, मेहमान रीबा नईम और ताहिर नौशाद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।